बीएड हुआ है शायद उनको माइक्रो टीचिंग क्या होता है इस बात का पता होगा, लेकिन जिन लोगों का बीएड नहीं हुआ है उनको शायद ये टॉपिक जो है वो नया होगा। तो माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान, अगर हम प्रोफेसर है या टीचर है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक हम कोई प्लानिंग नहीं करते तो प्लानिंग के बगैर कोई भी काम सक्सेस नहीं होता। तो टीचर है तो हमें टीचिंग आना ही चाहिए। तो टीचिंग आना चाहिए तो उसके लिए स्किल्स कौन कौन से होते हैं? तो टीचर के लिए सबसे पहले होता है माइक्रो टीचिंग, यानी बाकी के जितने भी स्किल्स होते हैं उसमें बारीक 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 स्किल्स होते हैं। वो कौन कौन से स्किल्स है, उनमें से कौन से स्किल हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से अचीव कर सकते हैं, इस बात को हम अभी आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग यह जो वर्ड है, ये जो कंसेप्ट है, ये पहली बार एलन एंड हिज टीम इन लोगों ने इवॉल्व किया था, यानी तैयार किया था 1963 में अमेरिका में। इन लोगों ने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की कंसेप्ट लाई थी कि माइक्रो टीचिंग क्या क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है मैं पहले आपको बताऊंगा। माइक्रो के नाम में ही उसका मीनिंग है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और टीचिंग मीन्स अध्ययन, अध्यापन। तो स्मॉल ग्रुप होता है एक, स्मॉल ग्रुप के साथ टाइम भी स्मॉल रहेगा, यानी 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 5 मिनट के टाइम में कम स्टूडेंट भी रहेंगे और कंटेंट भी आपका कम रहेगा। यानी जो पढ़ाने के कंटेंट है, टीचिंग के कंटेंट है, वो भी स्मॉल रहेंगे। इतना ही कंटेंट लेंगे हम कि जो 5 मिनट में खत्म हो सके। उसके बाद जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, उनका भी साइज कम रहेगा, 6 to 10 स्टूडेंट एक ही क्लास में रहेंगे और पढ़ाने वाला टीचर जो रहेगा वो रहेगा। इसके बाद माइक्रो टीचिंग की स्पेशलिटी ये है कि ये तुरंत टीचिंग के बाद इसका फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक इसलिए होता है कि हमने जो पहले टीच किया उसमें क्या क्या लैकुनाज है, क्या क्या डेफिशिएंसीज रह गई है, उसको हम फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बाद एक ऑब्जर्वेशन चार्ट भी होता है, उसको रेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं हम लोग। कि रेटिंग स्केल में अभी पहले जो हमने टीच किया उसके बाद टीचिंग किया तो उस पे कौन कौन सी रेटिंग स्केल पे टिक मार्क आए हैं और कौन से सेक्शन में हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो रेटिंग स्केल टीचिंग होने के बाद वो सब्जेक्ट टीचर को दिया जाता है ताकि ताकि उनमें इम्प्रूव कर सके। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? टीचिंग ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कंटेंट, एंड कंटेंट जो है स्मॉल रहेगा। टू द स्मॉल ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप है वो सर भी कम सुनिए, रहेगा। सर बोलते ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम जो है वो नहीं, 5 मिनट या छह मतलब छह मिनट का बोलते हैं रहेगा। आपने। उसके बाद है टू ट्रेन टीचर फॉर अक्वायरिंग टीचिंग स्किल। हॅलो ये माइक्रो टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सर, तुम्ही कि माइक्रो एनईपी अप्लाय टीचिंग केला ना जब तक काल? हम करते नहीं तब तक हमें कौन तर कौन से तुम्ही आणि स्किल्स है, कविता कौन खाडे से मॅडम या स्किल्स का दोघांचा फोन यूज नंबर करके हमें सेमच आहे. पढ़ाना है, यह बात हमें समझ में नहीं आती। तर हा एक ही तुमचा मेथड से नंबर अगर आहे का? टीचर कंटिन्यू साल भर पढ़ाते रहेंगे मला कविता तो खाडे शायद वो मॅडमचा बच्चों के नंबर लिए द्या. बोरिंग होगा। और कंटेंट के हिसाब से हा, हमें स्किल भी चेंज करना होता है ताकि बच्चों का मूवमेंट और 93 बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में टिका रहे। 61 टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ टीचर, 34 माइक्रो व्हॉट्सअप टीचिंग का नंबर आहे. बेनिफिट यह है कि टीचर के जितने भी स्किल्स है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मोर एंड मोर वी कैन अचीव द माइक्रो टीचिंग स्किल्स बाय माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग साइकिल, अभी जो मैंने बताया है माइक्रो टीचिंग एक साइकिल होता है। सबसे पहले आएगा माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान। अभी लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। माइक्रो का लेसन प्लान पहले तैयार करना है, लेसन प्लान के बाद हमें उसको क्लास में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। पहले माइक्रो टीचिंग का प्लान तैयार करना है, माइक्रो टीचिंग के बाद उसका टीचिंग करना है, क्लास में अप्लाई करना है। उसके बाद आएगा फीडबैक। तो ये फीडबैक जो देंगे वो क्लास में जो स्टूडेंट या आपके कलीग अगर बैठे हैं तो वही लोग आपको क्लास में फीडबैक देंगे कि सर आपका आपका यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे बराबर हुआ। रेटिंग स्केल है, ऑब्जर्वेशन चार्ट, उस पर वो टिक मार्क भी करेंगे तो आपको भी समझ में आता है। ये हो गया पहली स्टेप, प्लान, टीचिंग और फीडबैक। उसके बाद है रीप्लान, यानी पहले जो हमने तैयार किया था या पहले जो टीचिंग किया था तो उसमें क्या क्या डेफिशिएंसीज है उसको मिनिमाइज करके, उसको करेक्ट करके फिर से हमें रीप्लान करना होता है। रीप्लान के बाद रीटीच, यानी फिर से हमको वही लेसन वही कंटेंट वही स्टूडेंट, टाइम सेम, सब सेम रहेगा। उसी को हमें रिपीट करना है ताकि पहले जो हमारी मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक इसमें ना हो। उसके बाद आता है री फीडबैक।
तो ये पूरा जो साइकिल है, ये पूरे साइकिल से माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस चलती है, माइक्रो टीचिंग होता है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान तैयार करना, उसके बाद उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट के बाद फीडबैक, फीडबैक के बाद फिर से रिप्लान करना, रिप्लान के बाद फिर से रिटीच, और रिटीच के बाद फिर से री फीडबैक। इतना समझ में आए कि आपको, आप लोगों को थोड़ा आंसर देंगे तो अच्छा होगा। Yes, sir. 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 ओके, अच्छा, ओके। हाँ, इसके बाद अभी कौन कौन से स्किल्स है, तो जहां तक मैंने पढ़ा है 32 33 स्किल्स है, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिए हैं। अभी 32 33 34 जितने भी स्किल्स होंगे उतने एक साथ तो हम क्लास में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है, जो 9 स्किल्स मैंने निकाले हैं जो आज हम लेंगे, वो 9 स्किल्स को हम थोड़ा डिटेल में दिखते हैं। उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे माइक्रो टीचिंग के क्या क्या है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। जो मैंने पहले आपको बताया है कि इसमें स्टूडेंट के नंबर्स कम रहेंगे और टाइम स्पैन जो है वो भी आपको कम रहेगा। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। पूरा लेसन आपको एक ही स्किल में पढ़ाना नहीं है, उसमें से छोटा सा पार्ट आपको लेना है। ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसिडर्ड एट अ टाइम। एक टीचिंग स्किल का लेसन प्लान एट अ टाइम एक ही लेना है। उसके बाद दूसरे स्किल का लेसन प्लान दूसरे क्लास में आपको लेना है, यानी एक टाइम में एक ही आपका माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान रहेगा और उसका टीचिंग भी रहेगा। प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक, ये सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका 5 मिनट में क्लास खत्म होता है उसके तुरंत बाद हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ताकि हमारी क्या क्या मिस्टेक हुई थी वो तुरंत में अगर हमारे ध्यान में आती है तो इट विल बी बेनिफिशियल सो फार एज वी आर ऑल कंसर्न। ओके, in micro teaching cycle there is a facility of replanning, reteaching and revaluation। देखो ये सबसे अच्छी बात है कि हमें रीप्लानिंग का चांस मिलता है, रीटीचिंग का भी चांस मिलता है, रीवैल्यूएशन का भी चांस मिलता है, यानी फीडबैक का भी। इट पुट्स द टीचर अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सामने हमारे बच्चे बैठे होंगे या कलीग टीचर बैठे होंगे वो माइक्रोस्कोप का काम करते हैं, यानी वो देखते हर एक सेकंड का उसमें एंट्री होती है, हर एक मिनट की एंट्री होती है कि हमने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की, कहाँ कहाँ पे हमारा अच्छा हुआ। उसमें रेटिंग स्किल में आपको टिक मार्क दे दिए जाएंगे कि कहाँ पे हम किस लेवल तक अच्छे हैं, कहाँ पे हम किस लेवल तक पुअर है, उसमें टिक मार्क दिया जाता है। इट पुट्स अ टीचर अंडर द माइक्रोस्कोप, ऑल फॉल्ट्स ऑफ द टीचर आर ऑब्जर्व, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल। डिसिप्लिन का जो प्रॉब्लम होता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि क्लास कंट्रोल नहीं होती, इनकी क्लास में बच्चे लोग डिस्टर्ब करते हैं, कंट्रोल नहीं है इनकी क्लास। तो अगर एक ही माइक्रो टीचिंग स्किल रहेगा, स्टूडेंट की नंबर जो है वो भी अगर कम रहेंगे तो क्लास कंट्रोल करने के लिए भी हमें बेनिफिट होता है। और 100 बच्चों का क्लास अगर एक साथ लिए तो थोड़ा कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम आता है। तो क्लास कंट्रोल कैसे करना है, क्या करना है, ये भी हमें माइक्रो टीचिंग में दिया जाता है। अभी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स कौन कौन सी है? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, the skill of introduction, explaining, questioning, stimulus variation, reinforcement, illustration, skill of demonstration, blackboard writing, and skill of achieving closure। ये जो 9 स्किल्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी के भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 9 का भी अगर हमने स्टडी किया तो भी हम हमारे लिए बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अभी इनको एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहला है द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन ये स्किल हो सकता है क्या, यानी इंट्रोडक्शन करना कि किसी कंटेंट का इंट्रोडक्शन करना भी एक स्किल हो सकता है क्या, कौशल हो सकता है क्या? कोई बताएगा आप में से प्लीज? Yes, sir. Definitely, Yes, sir. sir. Definitely होना चाहिए. Yes. यस सर। Interesting. Yes, sir. Yes, sir. कैसे होगा, कोई बता पाएगा स्किल कैसे हो सकता है, या फॉर एग्जांपल देके कोई बता पाएगा? So, जब हम hello, किसी sir. विषय का अध्ययन शुरू करते हैं तो उसके बारे में बच्चे कितना जानते हैं, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर हम आगे का प्लान कर सकते हैं सर। Sir, बराबर, assuming the previous knowledge. यस यस। और कोई? अगर हमको किसी प्लांट के बारे में टीचिंग करनी है तो पहले हम लोग उसको
फ्लावर या फिर उसके प्लांट के पार्ट्स दिखाएंगे और उसके बारे में उसको कितनी डिटेल से वो पूछेंगे। अच्छा, मतलब तो इस तरह हम इंट्रोडक्शन बच्चों को टॉपिक के नियर लेके जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। इंट्रोडक्शन का मेन एम जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इसके वो इस इन हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। इंट्रोडक्शन हम ऐसा भी दे सकते हैं, सो द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट टू व्हाट विल बी द नेक्स्ट, सो आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। शेंडे सर तुमचा आवाज ब्रेक होतो आहे. द क्लास, सो लाइकवाइज वी कैन गिव सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. आई थिंक ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम. यू राइट इन द चैट बॉक्स. यू राइट इन द चैट बॉक्स. हेलो, ओके ओके मैडम, ओके ओके ओके, चलो चलो ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम जो होता है वो है कि स्टूडेंट को हमारे टॉपिक तक पहुंचाए। हमारा जो टॉपिक होता है, टाइटल होता है, जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, वहां तक बच्चों को लेके जाना, ये इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा टॉपिक होता है और एक स्किल है। तो स्किल क्यों है कि जैसे ही हम कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चों का पूरा अटेंशन ग्रैब होना चाहिए। यानी बच्चों को एकदम ऐसा लगना चाहिए कि सर या मैडम कुछ तो भी नया आज पढ़ाने वाले हैं, कुछ तो भी न्यू इनोवेटिव कुछ तो भी बताने वाले हैं। और जो हमारा टाइटल होता है वो थोड़ा हिडन रहेगा जब तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता। जब इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम हमारा टाइटल बताएंगे उसको कि आज हम यह पढ़ाने वाले हैं। तो ये एक स्किल होता है। अभी इंट्रोडक्शन जब करते हैं तो वो अलग अलग मेथड से भी हम कर सकते हैं। एक आधी स्टोरी बता के भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ के भी बता सकते हैं, कोई डिवाइस होगा, कोई चार्ट होगा, मॉडल होगा, कुछ भी करके हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन द टीचर। वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि उन्हें हमारा टॉपिक, हमारा लेसन, हमारा पार्ट जो है वो कैसे इंटरेस्टिंग हो और कैसे बच्चों का अटेंशन ग्रैब कर सके, उसके लिए अलग अलग मेथड से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे लेसन को, हमारी पोएम को, हमारा जो भी कंटेंट रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट का रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन बनाना है। कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। अभी इंट्रोडक्शन में क्या क्या आना चाहिए, देखो, मैक्सिमम यूज ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। अभी जो इंट्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों का लेवल कौन सा है, यानी उनको कौन सी चीजों का पता है, कौन सी बातों का पता है, उनको नॉलेज कौन सी चीज का कितना है। अगर उनको किसी बात का नॉलेज ही नहीं है और हम उनको उस तरीके से अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर उनको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो उनको टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करके ही उनको लेसन का इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद है यूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस। तो जो भी चीजें हम क्लास में यूज कर रहे हैं तो वो चीज रिलेटेड होना, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चार्ट हो, मॉडल हो, एखादा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई आपने कुछ भी चीजें लाई, फ्रूट्स हो, प्लांट्स हो, कुछ भी लाई होंगी, तो वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद है मेंटेनिंग कंटिन्यूटी। जब भी हम क्लास में इंट्रोडक्शन करते हैं तो एक फ्लो होना चाहिए हमारे इंट्रोडक्शन में, जो 5 मिनट का होगा। तो 5 मिनट में कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, 5 मिनट में कोई भी हमारा फ्लो डाउन नहीं हो सके। इसलिए एक साथ में 5 मिनट में हमको इंट्रोड्यूस करना है। मान लो अपनी स्टोरी अगर बताना है, स्टोरी अगर बताते हैं तो स्टोरी कैसी कंटिन्यू होना। स्टोरी जब बच्चे सुनते हैं तो पूरा अटेंशन के साथ सुनते हैं। अगर स्टोरी में हमने गैप लिए या ब्रेक किए तो फिर वो कंटिन्यूटी रहेंगे नहीं। इसलिए कोई भी इंट्रोडक्शन जब करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होना आवश्यक होता है। रिलीवेंट स्टेटमेंट, हमारा जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो रिलीवेंट ही रहेगा और हमारा जो स्टेटमेंट है हमारे टॉपिक से अनुसार ही रिलीवेंट रहेगा। यानी हमारा इंट्रोडक्शन जब खत्म होता है तो उसका लास्ट वाला जो सेंटेंस रहेगा वो हमारा कंटेंट रहेगा। मैं अभी आप लोगों को पता ही होंगी राम और श्याम की एक स्टोरी। जब हम बच्चे थे तो राम और श्याम जो दोस्त होते हैं वो जंगल में जाते हैं, उनको भालू मिलता है, राम पेड़ पे चढ़ता है, श्याम नीचे रहता है और भालू आके उसके कान में कुछ भी बोलता है।
अब ये छोटा सा एग्जांपल के लिए मैंने बताया है। तो फिर ऐसी स्टोरी का जो लास्ट सेंटेंस रहेगा, फिर राम नीचे उतरता है और उसको बोलता है कि जब मैं संकट में था तो आप मुझे छोड़कर क्यों भाग गए। तो इस स्टोरी से अगर मैंने ये मॉरल निकाल लिया कि अगर हमें कोई आपत्ति आती है और आपत्ति के टाइम पे अगर कोई दोस्त हेल्प करता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध मित्रता या पवित्र मित्रता। अगर यह सेंटेंस मैंने लास्ट में लिया तो लास्ट में यह सेंटेंस लेने के बाद मेरा टॉपिक ये होना चाहिए कि पवित्र मित्रता या सच्ची मित्रता, यह टॉपिक होना चाहिए। एंड इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला जो भी सेंटेंस रहेगा वो हमारा टॉपिक होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन। आप क्वेश्चन आयर मेथड से भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो, बच्चों को पूछ सकते हो कि ब्लैक बोर्ड पे अगर रेक्टेंगल निकाला है, ट्रायंगल निकाला है, स्क्वायर निकाला है, तो उनको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ के इंट्रोडक्शन कर सकते हो। उसके बाद आस्किंग क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी, स्टोरी टेलिंग, ये भी मैंने बताया। तो अलग अलग मेथड से आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद है द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ अ टीचर टू डिस्क्राइब लॉजिकली हाउ, व्हाई एंड व्हाट। अभी एक्सप्लेनिंग का मेन काम क्या है, तीन चीजों को एक्सप्लेन करना है। एक है हाउ, दूसरा है व्हाई और तीसरा है व्हाट। यानी कोई भी चीज अगर हो रही है तो कैसी हो गई है उसको एक्सप्लेन करो, क्यों हो रही है तो उसको भी एक्सप्लेन करो, और क्या हो रहा है तो उसको भी एक्सप्लेन करो। तो ये तीन चीजों का आंसर अगर हमें देना है तो उसके लिए एक्सप्लेनिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इस स्किल में क्या है, ये जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे उदाहरण रहेंगे आपके पास, बहुत सारे दृष्टांत रहेंगे, बहुत सारे स्टोरी रहेंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो कौन से हमारी सचेत विवेक बुद्धि जो है तो हमें एक्सप्लेनिंग स्किल में यूज करनी होती है कि कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या एग्जाम्पल्स देने हैं, क्या स्टोरी बताना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद आइडियाज, कोई सी संकल्पना है, अवधारणा है, उसको अगर स्पष्ट करना है तो हमें एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज करना है, कंसेप्ट को भी हमें करना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी करना है। रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट इवेंट्स एंड आइडियाज, कोई भी चीज अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसी की तरीके की सेम चीज अगर बाहर है तो उसका हम रिलेशनशिप करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी उसी प्रकार की चीजें समाज में हो रही है या कहीं उसी प्रकार का शोध निबंध है, उसी प्रकार का पीएचडी है, उसी प्रकार का कुछ भी हो, अगर सेम है तो उसका उदाहरण देके हम स्टूडेंट को समझा सकते हैं। इजी टू हार्ड, अभी एक्सप्लेनिंग का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है इजी टू हार्ड। बच्चों को जो चीजें पता है, जो उनके नॉलेज में है, जो उनको आता है, उसके बाद वाला ही हम उनको पढ़ाएंगे तो अच्छा है। मान लो अभी बच्चों को भागाकार अगर पढ़ाना है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले उनको सब्सट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, वो पहले पढ़ाएंगे। अगर डायरेक्टली हमें मल्टीप्लिकेशन दिया उनको तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही बहुत सारी कंसेप्ट होती है, बहुत सारी आइडियाज होती है जो बच्चों को पता है, जो बच्चों को ज्ञात है, उसी से लेके स्टार्ट करके फिर हम कठिन तक होते। जब हमारा छोटे थे हम लोग, बच्चे थे, तो थोड़ा याद करते जाओ कि हमें पहले क्या पढ़ाते थे और लास्ट में जो कठिन पोर्शन होता था वो पढ़ाते थे हमारे टीचर। तो ये हुआ एक्सप्लेनिंग स्किल। उसके बाद है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग भी ये कोई स्किल हो सकता है क्या? क्वेश्चन पूछना भी स्किल है क्या? और है तो कैसे है, क्या है इसमें, क्या हो सकता है, कोई बताएगा? क्वेश्चन पूछना। यस सर। कैसे सर क्या आई हो सकता थिंक हमने क्लास का माहौल काफी हेल्दी एक एटमॉस्फेयर रखना चाहिए ताकि बच्चे डरे ना क्वेश्चन पूछने के लिए। और कोई हो सकता है? For checking previous knowledge, sir, about the topic. Sir, to know how much they have understood from the class. ओके, और Yes, sir. और कोई बता सकता है? Question can be asked. And to be, sir, attentive and to find out whether the students are attentive throughout the class or not. राइट, एब्सोल्युटली राइट। अगेन और कोई? The question should be हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं the आ रहा है। starting question, and then slowly it can be come to the topic.
whatever we taught to the student. ओके, चलो गुड। तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चनिंग एक क्वेश्चंस पूछना known to चाहिए कि unknown type of questioning भी हो आंसर दे सकता है। सके। पहले और नोन फिर जिनके उसके आंसर्स उन्हें पता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे, और बाद में ऐसे क्वेश्चंस जो उनको नहीं पता है। ओके ओके Sir, it's Exactly. like a regressive method, sir. Means with the known facts, we can move with unknown facts. ओके ओके Yeah, चलो ठीक है। एक क्वेश्चनिंग भी एक स्किल हो सकता है। अभी जो मेरा क्वेश्चन था वो शायद उसका आंसर एक्यूरेट किसी ने नहीं दिया। स्किल स्किल क्या है क्वेश्चन पूछने में? स्किल क्या हो सकता है? थोड़ा कोई और थोड़ा बता पाएंगे? स्किल है क्या क्वेश्चन पूछना? हम तो कैसे भी क्वेश्चन sir. पूछ सकते हैं ना, Sir, तो yes. स्किल क्या है? Sir, first of Yes, all, sir. the teacher should refrain from using long questions. ऐसे type questions नहीं पूछना है students को, guessing type questions Absolutely. नहीं पूछना है, और मतलब Good, back benchers को भी पूछना है। फ्रंट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को उठा के बार बार पूछते हैं, तो वो वैसा नहीं करना है। सबको रैंडमली पूछना है ताकि टू फाइंड आउट दैट वेदर दे वर अटेंटिव इन द क्लास और नॉट। That I was expecting. Thank you so much. चलो, तो ये एक स्किल होता है। कैसे होता है हम देखेंगे अभी कि क्वेश्चन पूछना भी स्किल है, एक्सप्लेनेशन करना भी स्किल है, इंट्रोडक्शन करना भी स्किल है। तो इसमें स्किल क्या है? हम तो कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, कैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, किसी को भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, और सबको भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है, कब पूछना है, कौन सी लैंग्वेज में पूछना है, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, किसी को टारगेट करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे क्या, किसी को इंसल्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे क्या, ऐसे जो प्रकार होते हैं हमारे क्लास में, तो इससे ऐसा ना हो, इसलिए क्वेश्चनिंग भी एक स्किल होता है। अभी देखते हैं सामने क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो यह है कि क्वेश्चन जो होगा आपका वो मीनिंगफुल होगा, यानी ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट को पूछो कि जिसका कोई अर्थ है। अगर कोई क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं रहा तो बच्चे आंसर क्या देंगे, और उसका मीनिंग भी होना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड या फिर संदिग्ध नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले। इसलिए हर क्वेश्चन जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। अभी हर सेशन में एक सेंटेंस में एग्जांपल के तौर पे हमेशा देता हूँ, आप लोगों को भी पूछता हूँ, अगर उसका आंसर दे पाओगे तो बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ध्यान से सुनो थोड़ा। इख्तियारे तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना। इख्तियारे तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना, इसका मुझे मतलब बता दो आप। ये क्वेश्चन है मेरा, इसका मीनिंग क्या होता है? बताएगा कोई? सर एक बार रिपीट करना। इख्तियार ए तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना। सर, हाँ हेलो। सर, हेलो, जैसे हम बोलिए। पढ़ाते हैं तो अपने ये जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को इतना डिटेल में लेके जाना कि स्टूडेंट्स उसको गेस कर सके, या स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल सके ज्यादा से ज्यादा। नहीं, जो मेरा क्वेश्चन है वो जो भी मैंने आपको बताया ना कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नहीं समझ रहा है सर नहीं समझ रहा है अच्छे से। समझ में नहीं आई सर। समझ में नहीं आ रहा सर। वो मेरा हाँ, सेंटेंस है अच्छे से नहीं समझ रहा है। तुम की रोशनी से जला देना, इसका मुझे आप आवाज अर्थ कट रही है बताइए। सर। ये मेरा क्वेश्चन। क्या बोले? आवाज कट रही है, अभी आ रही है आवाज? सर नहीं समझ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि रिलेटेड भी नहीं है और नहीं समझ रहा है क्या क्या है। चलो, नहीं। तो जो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है और बच्चों को समझ रहे, तो ऐसी लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन पूछना है क्या? तो ऐसे पहले क्वेश्चन पूछो कि जो बच्चों को समझ में आए। इख्तियारे तरन्नुम को तबस्सुम की रोशनी से जला देना, और जब इसका मतलब समझ में आए तो मुझे भी बता देना। ये कोई मीनिंग वाला सेंटेंस नहीं था, मीनिंग से इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं। तो ऐसे अगर टीचर स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे आंसर क्या देंगे? इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके बाद रिलीवेंट होना चाहिए।
जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। हम बता रहे हैं भारतीय संस्कृति के बारे में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो बीच में अगर लाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम तो भारतीय संस्कृति के बारे में पूछ रहे थे और ये बीच में बाहर से कहा है। ये इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो रिलेवेंट होना चाहिए हमारे टॉपिक के अनुसार। उसके बाद स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स एकदम लिमिटेड शब्दों में और जो हमें पूछना है वही पूछना है, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। क्लास में जो क्वेश्चन पूछते हैं और हम होमवर्क के लिए और थ्योरी पेपर में लिखने के लिए जो क्वेश्चन देते हैं वो सेम होना चाहिए क्या? क्वेश्चन है मेरा आप लोगों को। नो सर, इट शुड नॉट बी सेम। मिलता जुलता होना चाहिए लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, मिक्स। तो हाँ, क्लास में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा तुरंत होता है, यानी एकदम कोई भी कंटेंट हमने टीच किया उसके बाद जो तुरंत पूछते हैं तो वो 1 सेंटेंस में 1 लाइन में होता है। और डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकते हैं, लेकिन कब पूरा हमारा कंटेंट क्लियर हो गया है, पूरी कंसेंट बच्चों को समझ में आई है और रिकैपिचुलेशन ले रहे हैं। रिकैपिचुलेशन यानी पुनरावलोकन, यानी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो उसके बाद पूरा पूछ सकते हैं कि बताओ। लेकिन एक कंटेंट आपने पढ़ा है और उसके बाद ये आपको डिटेल पूछ रहे भारतीय संस्कृतीचे वर्णन सांगा, तब तो विद्यार्थी सांगणार आहे का भारतीय संस्कृतीचे वर्णन? इसलिए जो भी कंटेंट है तो क्लास में जब इंटरेक्शन होता है तो इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। शॉर्ट में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि लैंग्वेज का अगर क्लास है तो लैंग्वेज में एक मिस्टेक पूरा मीनिंग ही आपको चेंज कर देती है। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, कोई बताएगा? सर, ओपन जहाँ एंडेड पे क्वेश्चन और आपका क्लोज व्यू, एंडेड, खुद का ओपिनियन देना होता है। एब्सोल्युटली राइट। और क्लोज एंडेड सर, यस नो एग्री, जैसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू टाइप। अभी आप में से किसी ने बोला है कि यस नो के क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताओ यस नो के क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या? यस सर, पूछना चाहिए। यस पूछना चाहिए। तो कभी कभी तो पूछना ही चाहिए ताकि थोड़ा सा हाँ, आइस ब्रेकिंग sometime, सेशन हो जाए। sometime। चलो, तो समटाइम इज बहुत ही माइनर, यानी बहुत ही माइनर, क्योंकि यस नो के क्वेश्चन जब पूछते हैं हम तो बच्चों की बुद्धि को चालना नहीं मिलती है। हिंदी में उसको क्या बोल पाएंगे, बच्चों के बुद्धि मंथन नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चों की ब्रेन को थोड़ा स्टॉर्म करना पड़ता है, वो क्वेश्चन अच्छा होता है। अगर यस नो के क्वेश्चन पूछते हैं तो हर बच्चा बाकी के हाँ में हाँ मिलाएगा और बाकी के ना में ना मिलाएंगे। उसको हम नंदी बैल प्रश्न पूछते हैं, मराठी में बोलते हैं नंदी बैल प्रश्न। देखो, नंदी बैल प्रश्न क्या होता है? क्वेश्चन इंक्लूडिंग आंसर, यानी उसका आंसर अगर क्वेश्चन में लिखा है, काय रे बाबा भारताची राजधानी दिल्ली आहे ना? हो सर, तो नाही म्हणणारच नाही, वो कभी ना नहीं बोलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर इंक्लूड हो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं है। और हाँ और ना के जो क्वेश्चन है यस नो वाले, वो जितना मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज करना है आपको। ये तो मेन टॉपिक जो पॉइंट जो है ये तो मैंने किया। उसके बाद भी मैं बताता हूँ। और आपको क्वेश्चन जब हम क्लास में पूछते हैं तो किसी एक बच्चे को टारगेट करके क्वेश्चन पूछना नहीं है। जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूरे क्लास को पूछना है। अब पूरे क्लास को जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और पहले ही इंटीमेट करना है बच्चों को कि जिसको आता है वो अपना हैंड रेज कर सके, कोई बताएगा नहीं जब तक मैं किसी को स्पेसिफिकली बोल ना दूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछना है। उसके बाद आप सभी बच्चों को क्वेश्चन पूछना है। किसने तो भी कहा था, ऐसा नहीं है कि सामने बेंच पे बैठे वाले होशियार है तो उनको ही पूछते रहेंगे और बैक बेंचर्स को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चों के ऊपर उतना ही हमें फोकस करना होता है ताकि पूरे बच्चे फ्लो में आए। तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है निम्न, मध्यम और कठिन। तो हर टाइप के क्वेश्चन हमें बच्चों को पूछना है। सबसे पहला निम्न मीन्स एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, क्लोज एंडेड उसको बोल सकते हैं। उसके बाद मध्यम लेवल का कि जोड़ा एखादी कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, तो उसको भी हमें पूछना है। उसके बाद हार्ड वाला जो होता है एनालिसिस करो, एक्सप्लेन करो, या फिर इसका
सिंथेसिस करो, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन तब पूरा कंटेंट हमारा टीचिंग होने के बाद जब हम पुनरावलोकन लेते हैं, रिकैपिचुलेशन करते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन हमें पूछना है। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं, अलग अलग प्रकार के। और क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसका टोन जो होता है वो इंटरोगेटिव ही होना चाहिए, असर्टिव नहीं। असर्टिव सेंटेंस अगर बोलते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन है कि सर कुछ बता रहे हैं। तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो इंट्रोगेटिव रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चनिंग स्किल। इसके बाद है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग स्किल होता है। सभी लोग ये यूज करते हैं, लेकिन कितना करना है, क्या करना है। हेलो, हाँ सर ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में प्लीज एक बार बताइएगा कैसे क्वेश्चन पूछना है। ओके ओके, हाँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है वो बच्चों को पूरा ओपनली छोड़ते हैं। आपको अपने मन से, आपको जो जो कंसेप्ट आपके समझ में आई है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको बोल सकते हैं ओपन एंडेड। भारतीय संस्कृतीचे वर्णन लिहा, प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आन्सर याचा वेगवेगळं राहील, कारण ओपन एंडेड आहे। एखादे बच्चे ने जो लिखा वही सेम आंसर दूसरा बच्चा लिखेगा ऐसा आवश्यक नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का जिसका आंसर फिक्स है, भारत की राजधानी क्या है उसका फिक्स है, नागपुर भारत का एक नागपुर क्या बोलते उसको सेंटर, पूरे भारत का सेंटर पॉइंट सिटी कौन से, वो भी फिक्स रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है वो भी फिक्स रहेगा, हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है वो भी फिक्स रहेगा। तो जो फिक्स होता है उसको क्लोज एंडेड, जो एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड में जिसका आंसर सेम रहेगा वो क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स बच्चे अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। और कोई किसी को है डाउट इसमें? Sir, means open-ended means general and closed-ended means very specific answer we need. हाँ हाँ, बोल सकते हो। ओपन एंडेड मीन्स जनरल, बराबर है। और क्लोज एंडेड मीन्स स्पेसिफिक और फिक्स, जिसका आंसर चेंज नहीं हो सकता, यानी उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, फिक्स आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। राइट सर। और कोई डाउट, और कोई है डाउट? जिसको भी जब भी डाउट लगे या कोई क्वेरी हो तभी के तभी मुझे पूछते जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। हेलो सर। हाँ हाँ सर, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है ना, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो उसमें ऑप्शन जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ राइट राइट राइट, वही वो उसको भी क्लोज एंडेड बोलते हैं, उसका एक ही आंसर रहेगा, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद है द स्टिमुलस वेरिएशन। ये स्टिमुलस वेरिएशन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं भी खुद टीचर हूँ। और जब हम बीएड में एमएड में पढ़ाते थे तो बहुत बड़ी एक्टिंग के साथ पढ़ाते थे, ताकि वो बच्चों को ऐसा लगे कि कितना स्टिमुलस वेरिएशन कर रहे हैं सर। तो स्टिमुलस वेरिएशन का मीनिंग पहले आप थोड़ा बता दो, बताएंगे तो अच्छा होगा। क्या क्या होता है स्टिमुलस वेरिएशन, कोई बताएगा? There are various stimulus like visual, auditory, kinesthetic. तो जब हम बच्चों को वेरियस लेवल पे लेके जाते हैं तो जो मोनोटोनस होता है अपने टीचिंग में वो ब्रेक होती है एंड बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो कौन कौन सी चीजों से हम बच्चों को स्टिमुलेट कर सकते हैं? कौन कौन से कंटेंट है या कौन कौन से पॉइंट है या कौन कौन से क्या बोलते हैं उसको, सर लाइक पिक्चर्स, एग्जांपल्स। गुड सर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स। गुड गुड, और बिहेवियर। गुड, एक्टिंग इन वॉइस सर। गुड। अच्छा, आप मुझे बताओ कौन कौन से इंद्रिय से बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं? कौन से ऐसे स्टिमुलेट पॉइंट है कि जिनसे स्टूडेंट नॉलेज गेन करते हैं? कौन कौन से? आपके एक्शन से, फेशियल एक्सप्रेशन और कुछ? फेशियल एक्सप्रेशन सर। पांचों ज्ञानेंद्रियों से सर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑब्जर्वेशन सर।
राइटिंग पंच और ज्ञानेंद्रिय है। राइटिंग। और अच्छा, ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5 पंच ज्ञानेंद्रिय। 5 कितने हैं? पंच 5 ज्ञानेंद्रिय 5 सर। 5 है। कौन कौन से हैं? 5 कोई बताएगा कौन कौन से हैं? घ्राण, आई त्वचा, नासिका, ईयर जुवा। आईज नोज ईयर टंग। आई ईयर नोज त्वचा। स्किन। अच्छा, चलो। हम जब बच्चे थे तो हमारे टीचर ने, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। फिर से बताओ मुझे, फिर से बताओ। आँख, कान, कान, जीभ, अपना, चलो ठीक है। त्वचा, जीभ और चलो। त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। गुड। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, इनसे हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, पक्का? तो इनको हमें स्टिमुलेट करना होता है। अगर हम क्लास में जाके बराबर पूरा पूरा सेशन लेक्चर मेथड से ही लिए, यानी बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, यानी कान का अगर यूज हो रहा है, तो कितना टाइम तक बच्चे हमारे सेशन में फोकस रहेंगे? बताओ, कितना टाइम तक सुनते रहेंगे कंटिन्यू? Hardly 1 10 घंटे का सेशन है। हाँ, बहुत कम समय तक। तो बहुत हो गया 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के बाद 10 मिनट्स के बाद उनकी जो लेवल होती है वो कुछ सुन ही नहीं पाते। तो ये टीचर को पता होना चाहिए कि हमें एक सेंसरी ऑर्गन से सिर्फ 10 मिनट ही फोकस कर सकते हैं। तो उनको स्टिमुलेट करना होता है। अलग अलग ज्ञानेंद्रिय होते हैं, जो 5 आपने बताया, डोना, काकाजी, डोळे, नाक, कान, कातड़ी, त्वचा, ये जो 5 है। तो 5 को हमें एक्टिवेट करना होता है, बार बार उसमें वेरिएशन लाना होता है। कभी सुन रहे हैं तो कभी देख रहे हैं, कभी टेस्ट कर रहे हैं, कभी टच कर रहे हैं, कभी ब्लैक बोर्ड पे आ रहे हैं, कभी लिख रहे हैं, कभी वीडियो देख रहे हैं, कभी टीचर गुस्सा हो रहे थे एकदम शांत है, कभी तारीफें कर रहे हैं तो एकदम खुश है, कॉमेडी कर रहे हैं तो एकदम लाफिंग हो रहा है। तो इतना पूरा सारा वेरिएशन अगर हमारे क्लास में है तो हमारी क्लास कभी भी बोर नहीं होती, कभी भी बोर नहीं होती। और क्लास में टीचर को भी एक्टिवेट होना है और स्टूडेंट को भी एक्टिवेट करना है। जब दोनों एक्टिवेट रहेंगे तो आपकी क्लास जिंदा रहेंगी। अगर टीचर ही एक्टिवेट है और बच्चे सो रहे हैं तो पूरा क्लास बोर होगा, बच्चे कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, बच्चे कुछ भी समझ भी नहीं पाएंगे, और फिर आपके क्लास की संख्या डे बाय डे डिस्क्रीज होते 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 एक दिन कोई भी बच्चा क्लास में नहीं आएगा। फिर हम बोल दे कि बच्चे क्लास में क्यों नहीं आते। तो बच्चे क्लास में क्यों आएंगे? जब उनको बोर लगता है, कुछ नया पढ़ने को नहीं मिलता, टीचर वेरियस स्टिमुलस का यूज नहीं कर रहा है, बाकी के स्किल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे क्लास में क्यों आएंगे? तो इसलिए हमें क्या करना है, जितने भी स्किल्स है पूरे स्किल का यूज करके बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को एक्टिवेट करके क्लास लेना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंटेंट है वो देखते हैं। अभी पहला है मूवमेंट। अभी ये मूवमेंट जो है वो किसका रहेगा? मूवमेंट कोई बताएगा? हाथ के सर। शिक्षक का। अच्छा, मूवमेंट। और टीचर का मूवमेंट क्या करेगा? वॉकिंग इन द टीचर क्या क्लासरूम। करेगा मूवमेंट में? वॉकिंग इन द क्लासरूम। वो सर्कस में जो शेर घूमता है पिंजरे के अंदर, उस टाइप का कैसा होना चाहिए टीचर? क्लास में वॉकिंग भी कितने लेवल तक होना चाहिए? eye contact sir with all the students. नहीं, पहले हम मूवमेंट पे बोलेंगे। मूवमेंट पे जो टीचर क्लास में राउंड मारते हैं, ठीक है, बेंचेस के बीच में, तो वो कितनी बार मारना चाहिए कि कंटिन्यू मारेंगे क्या राउंड? बाद में सर कुछ टॉपिक ब्लैक बोर्ड में लिखवा दिया जाए और तो बच्चे लिख रहे होते हैं उस समय। एब्सोल्युटली राइट। और इसका उद्देश्य क्या होता है? क्लासरूम में जो मूवमेंट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? संवाद साधना स्टूडेंट्स के साथ में, आई कांटेक्ट करके। और आई कांटेक्ट तो मैं आई कांटेक्ट जो है तो मैं सामने भी रह के भी आई कांटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे घूमने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं क्लास में घूम रहा हूँ, पूरे बच्चों की तरफ देख रहा हूँ, तो उसका क्या उद्देश्य है? शिक्षक ने जो बोर्ड पे लिखा है वो बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ शब्द भी देख सकता है लिखते हुए।
एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि अगर हम डिक्टेट कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है या कुछ भी लिखा है, तो बच्चे एक्यूरेटली लिख रहे कि नहीं, वो एक। उसके बाद सभी बच्चे लिख रहे कि नहीं लिख रहे कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नाटक करते हैं लिखने का सिर्फ, और हमें लगता है कि लिख रहे हैं। तो जब हम क्लास में राउंड मारते हैं तो पूरे बच्चों की कॉपीज बाहर होती है, पूरे बच्चों को जबरदस्ती लिखना ही पड़ता है, और कैसे लिख रहे क्या लिख रहे ये भी होता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है क्लास कंट्रोल। अगर हम डाइस पे है या फ्रंट पे है, व्हाइट बोर्ड के सामने में या ब्लैक बोर्ड के सामने में लिख रहे तो उधर बच्चे मस्ती करते हैं। अगर हम क्लास में एक चक्कर मारे तो एकदम क्लास कंट्रोल होता है, शांत होते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये वो बारंबार बारंबार नहीं करना है, बार बार नहीं करना है आपको। एक दो राउंड मारे कि ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास टीचर की या टीचर की मूवमेंट। और ब्लैक बोर्ड पे भी जब हम पढ़ाते हैं तो एक ही जगह पे खड़ा होके, एक ही जगह पे एक ही एक्सप्रेशन, एक ही गेस्चर के साथ हमको पढ़ाना नहीं है। तो हमको डाइस पे भी इधर थोड़ा उधर, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, कभी बच्चों की तरफ कभी इधर, तो ऐसी मूवमेंट होना चाहिए कि बच्चों का हमारे ऊपर फोकस आ गया। उसके बाद गेस्चर है, अगर जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हो तो उसके हाव भाव, आपके हाथवारे जो है, आपके मूवमेंट जो है वो आपको आना चाहिए। चेंज इन स्पीच पैटर्न, चेंज इन स्पीच पैटर्न मीन्स क्या होगा, ये कोई बताएगा क्या हो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन। राइट, एकदम राइट। वॉइस, अगर आप कोई पैथेटिक स्टोरी बता रहे हो तो पैथेटिक स्टोरी अगर बता रहे हो तो हमारा जो वॉइस है वो उस टाइप में, उस लेवल तक आना चाहिए। अरे रे किती छान होता, अरे रे किती वाईट झालं त्याच्यासोबत। आवाज में आपके वो दर्द, आपके वो दुख महसूस होना चाहिए। अगर कोई कॉमेडी है तो उस टाइप का आपको आवाज निकलना है। तो एक ही टोन में अगर पूरा क्लास आप लेते हो तो बच्चे 100% इरिटेट होंगे। आप खुद थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि किसी का सेशन चल रहा है और एक ही टोन में वो कंटिन्यू अगर बात कर रहा है तो हमें भी कुछ टाइम के बाद बोर लगता है कि यार वही टोन आना, आवाज कम ना ज्यादा, ना एक्सप्रेशन ना कुछ। तो इस टाइप का बहुत बार होता है, इसलिए हमारे आवाज में भी चढ़ उतार करना आवश्यक होता है। उसके बाद फोकसिंग, फोकसिंग क्या हो सकता है कि बच्चे अगर लिख रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा शांत हो रहते, एकदम थोड़ा गुस्से में देखते हैं बच्चे की तरफ। जब बच्चों को लगता है कि टीचर हमारी तरफ एक सर के दिख रहे थे, एकदम शांत होता है, तो उसको बोलते हैं फोकसिंग। ये भी एक क्लास कंट्रोल का और हमारे स्टिमुलस वेरिएशन का ही पार्ट होता है। उसके बाद है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, जो मैंने बताया अभी कि इंटरेक्शन जो होता है वो वन वे नहीं होना चाहिए। मैं ही बोल रहा हूँ और बच्चे सो रहे हैं। जब तक बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, उनको बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तब तक वो इंटरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर क्लास में क्लास जिंदा रखना है तो बच्चों को आपको क्वेश्चन पूछना है या उनको एक्टिवेट करना है। ब्लैक बोर्ड पे कभी डायग्राम निकालने के लिए बोलो या सामने आके कुछ बोलने के लिए बोलो, कुछ भी, यानी वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, उनमें से आप बच्चों को इंक्लूड कर सकते हो इन इंटरेक्शन स्टाइल में। ऑडियो विजुअल एड्स, आज तो इतने ऑडियो विजुअल एड्स है कि पूछो मत। पहले के जमाने में हम जब स्टूडेंट थे, हम जब बीएड में पढ़ते थे तो हमको खुद वो सेंचुरी पेपर पे चार्ट बनवाना होता था, खुद मॉडल तैयार करते थे और मॉडल तैयार करके क्लास में लेके जाके बच्चों को पढ़ाते थे। आज तो रेडीमेड इतने सारे मॉडल्स है, इतने सारे चार्ट्स है, इतने सारे वीडियो है, क्लिप्स है, ऑडियो क्लिप्स है, गूगल पे या यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे हैं। तो क्लास में इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चों को लाइवली एनवायरनमेंट होना। अगर आपने क्लास में पीपीटी बनाई या कोई वीडियो भी बच्चों को दिखाया तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आपको तो रोज रोज सुनते ही है वो, तो आपको सुन सुन के बहुत बोर होते हैं। इसलिए अगर आपने ऑडियो विजुअल का एड्स किया, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया तो उनको नया भी लगता है, कुछ तो भी सुनने के लिए भी मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है पॉजिंग, पॉज। अगर क्लास कंट्रोल नहीं हो रही है तो 2 मिनट के लिए शांत रहो आप, या बच्चे सुन रहे तो एकदम शांत रहो। 2 मिनट के बाद बच्चे भी पूरे शांत होते हैं। शांत होने के बाद फिर आप अपना टॉपिक कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस वेरिएशन है जिनकी मदद से हम क्लास जिंदा रख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो मैंने अभी बताया था, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये रे बाबा तू इकडे, तू ब्लॅकबोर्डवर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखव,
मग तो विद्यार्थी येणार ब्लॅकबोर्ड पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगा, या फिर कोई डायग्राम निकालनी है तो डायग्राम निकाल के बताएंगा, या आपको कितना समझ में आया अभी यह विद्यार्थी आपको क्लास में आके यह टॉपिक समझाएगा, इसको बोल सकते हैं। और ये भी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका क्लास में बात करने का डेयरिंग, क्लास में प्रेजेंट करने की डेयरिंग आती है और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना भी आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो गया स्टिमुलस वेरिएशन। और इसमें है कुछ पूछने के लायक है, कुछ क्वेरी है कुछ? हेलो? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर सर। चलो द स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। अभी री इन्फोर्समेंट का मीनिंग होता है दृढ़ीकरण या किसी बात को पक्का करना, कंफर्म करना, प्रबलन भी बोल सकते हैं उसको। तो ये भी बहुत आवश्यक होता है। यानी अगर स्टूडेंट ने एक आधी चीज अच्छी की है तो उसको पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देना भी आवश्यक होता है। कभी कभी निगेटिव री इन्फोर्समेंट भी टीचर देते हैं, लेकिन उसका बैड इफेक्ट बच्चों की माइंड सेट पे होता है। तो कभी निगेटिव री इन्फोर्समेंट बच्चों को करना नहीं है। मान लो किसी बच्चे ने एक आधे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वो ट्राई कर रहा है और थोड़ा सा मिस्टेक भी है उसमें, तो आपने डायरेक्टली उसको बोलना नहीं है कि अरे तुला नहीं तू बस खाली। ऐसा कभी भी नहीं बोलना है कि आपको कुछ नहीं आता, आप तो पढ़ते ही नहीं हो, आप तो घूमते ही रहते हो, आप तो इस साल पास ही नहीं हो गए। तो ये पूरा निगेटिव री इन्फोर्समेंट है। निगेटिव री इन्फोर्समेंट बच्चों को देना नहीं है। इसमें भी नॉन वर्बल और वर्बल टाइप के री इन्फोर्समेंट है। अभी नॉन वर्बल क्या होता है आपको पता है, इसमें लिखा है, जो हम बोलते नहीं, सिर्फ इशारों से हाथ वारिस करते हैं। ऐसे ऐसे भी अगर बोल दिया तो इसका मतलब होता है बैठ जा। ऐसे भी थम दिखा है तो गुड, इसका मतलब होता है गुड। नॉर्मल इसका मतलब है चुप। यानी बच्चे अगर बातें कर रहे हैं तो हम उनको बोल सकते हैं चुप, ये भी री इन्फोर्समेंट है, वेल डन, बढ़िया। तो ये जो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है इसका ही हमें यूज करना होता है। एक आधे बार थोड़ा सा गुस्सा होने के लिए या थोड़ा क्लास कंट्रोल के लिए हम निगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लेवल होती है। ठीक है, उसके बाद नॉट्स एंड स्माइल। अगर स्टूडेंट अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अपनी गर्दन हिलाएंगे, वाह वाह गुड, स्माइल देंगे उनके चेहरे पे। क्लास में हमारा चेहरा जो है वो हमेशा स्माइल ही होना चाहिए। कितना भी टेंशन रहे, कुछ भी रहे, टेंशन बाहर रख के बच्चों के साथ अगर स्माइल फेस से आप टीचिंग करते हो तो बच्चे भी हमारे स्माइल फेस से ही आंसर देंगे और एक्टिवेट रहेंगे। उसके बाद है वर्बल प्रेजेस, वाह गुड, वेल डन, कितनी छान, मस्त, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे अगर बार बार बच्चों को बोलते हो तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वही चीज वो करने के लिए तैयार होते हैं। उनको लगता है कि टीचर ने मुझे आज वेरी गुड लिखा। कभी कभी आप किसी की कॉपी पे वेरी गुड रिमार्क लिखो, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस देखो। कोई बच्चा अगर खुद होके क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है तो उसको वेल डन बोलो, वो नेक्स्ट क्लास में देखो खुद होके बात करता है। तो हमारा एक शब्द बच्चों के लिए बहुत काफी होता है। इसलिए वर्बल प्रेजेस, नॉन वर्बल एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जो मैंने अभी आपको बताया, निगेटिव री इन्फोर्समेंट ये भी मैंने आपको बताया। तो निगेटिव री इन्फोर्समेंट का बहुत ही कम यूज करना है जब क्लास कंट्रोल नहीं होती या थोड़ा सा डांटने के लिए, लेकिन उसका बच्चों के माइंड पे निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन काम क्या क्या करता है? जब हमें लगता है कि एक्सप्लेनेशन स्किल हमारी काम नहीं कर रही है, इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन स्किल देखी है, तो जब हमें लगता है कि एक्सप्लेन किया लेकिन बच्चों को समझा ही नहीं, तो तब हमें इलस्ट्रेशन स्किल यूज करना है ताकि बच्चों को पूरा वो समझ में आए। तो इसको डिटेल में समझाना पड़ता है विद चार्ट्स, मॉडल्स, डायग्राम, फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, जो भी होगा हमारे पास, जो भी मटेरियल होगा वो दिखा के लैब में लेके जाके प्रैक्टिकल करवा के इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इट्स यूज व्हेन द स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन डजंट वर्क, यानी जब एक्सप्लेनेशन स्किल काम नहीं कर रहा है तो इलस्ट्रेशन स्किल हमें यूज करनी है। देन अ टीचर फेल्स व्हेन अ टीचर
fails to make their students understand a concept with the skill of explanation. जब explanation की skill से अगर नहीं समझना है तो illustration का यूज हमें करना है। तो इलस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा तब बच्चों को समझ में आता है। A teacher may also use specific and personal examples to illustrate a topic for better understanding. बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो हमारी पर्सनल लाइफ के भी, तो ऐसे वेरियस एग्जांपल्स देके भी आप बच्चों को कोई भी टॉपिक इलस्ट्रेट कर सकते हो। इसके बाद है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। एक प्रकार का डेमो जो कंटिन्यूअस देते हैं उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं उसको। अभी एक क्लास में टीचर है, कुछ तो भी फिजिक्स का पाठ पढ़ा रहे हैं, कुछ तो भी डिवाइस है उनके अपने, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। और डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल या लैब में अगर बच्चों का क्लास लेते हो तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हमने 2 मिनट के पहले देखा था कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उनको हम यूज करते हैं, आंखों को, कानों को, टंग को, टच को, स्किन को, तो उनके द्वारा जो नॉलेज प्राप्त होता है वो चिरकाल होता है, वो हम कभी भूल नहीं सकते, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन स्किल सबसे अच्छी है। डेमोन्स्ट्रेशन डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स प्रिंसिपल, अगर कोई प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए यूजफुल है, कंसेप्ट के लिए यूजफुल है, एंड आइडियाज टू स्टूडेंट्स बाय शोइंग देम। अभी वेरियस डिवाइसेस जो है वो शो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्पेसिमेन, नमूना, मॉडल उनको भी दे सकते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ लाइवली एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। जब हम 10th में थे, हमारा साइंस का प्रैक्टिकल होता था, तो जब हम टीचर बोलते थे कि चलो लैब में चलना है, तो हम बड़े खुश होते थे कि लैब में कुछ तो भी करने के लिए मिलता था या कुछ तो भी देखने के लिए मिलता था, न्यू कुछ तो भी इनोवेटिव। और थ्योरी का क्लास रहा था, रोज रोज वही, इसलिए कोई भी चीजें अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो वो सबसे अच्छी लाइव क्लास होती है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद है द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अभी ये भी कोई स्किल हो सकती है क्या? ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है, ये स्किल है क्या? बताओ। यस सर। नीट राइटिंग सर। हाँ, नीट राइटिंग। और it should not be small handwriting, so it should be big enough so that the backbenchers can also see. अंडरस्टैंड प्रकार और सर ब्लैक बोर्ड के सर, 2 हमें इस पार्ट्स प्रकार खड़े रहना है करके कि- उसको यूज करना चाहिए। हाँ सर, Absolutely यस right. सर। अच्छा, आप पूरा पीठ दिखाकर लिखना नहीं चाहिए। You should always Absolutely. move a bit so that you can also see the students while writing. Absolutely. अच्छा, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो उनमें से कितने लोगों ने बीएड किया है, बीएड या एमएड किया है, कोई बताएगा? सर ये किया हमने। अच्छा, बीएड किया है। तो जिन लोगों ने बीएड एमएड किया होगा उन लोगों को ये सब पता है, लेकिन जिन लोगों ने बीएड या एमएड नहीं किया है और वो तो अभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के लग गए होंगे या जॉब कर रहे होंगे, तो उनको ये जो बातें हैं ये पता नहीं होती। लेकिन एक टीचर के लिए बहुत ही इसेंशियल और इम्पोर्टेंट है कि माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान, क्योंकि ये पूरे टीचिंग का एक प्रकार का एक कोर पार्ट है। अगर माइक्रो टीचिंग जिसने नहीं पढ़ा तो वो टीचर कैसे बन पाएगा, और बन भी पाएगा तो किसी का देख देख के बन पाएंगे, लेकिन जो बारीक बारीक चीजें होती है वो सिर्फ माइक्रो टीचिंग में ही, इसलिए माइक्रो टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी एक स्किल है। तो ये एक इमेज आई है आपके सामने में, एक महिला टीचर है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। तो जिस टाइप का वो लिख रहे हैं उनका स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो एक्यूरेट है क्या? नो सर। नो सर, नो सर। क्यों नहीं है? ये फेसिंग टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड ओनली। स्टूडेंट को पीछे दिख नहीं रहा है। क्या बोले? पीठ है मैं सर। हाँ, तो क्या हुआ? तो उसका क्या ड्रॉबैक क्या है उसका, यानी क्या नुकसान? इसमें बच्चे है ना, अगर लिखते हुए देख नहीं पाते हैं तो वो अवधान आ जाता है, वो पढ़ने में मतलब उनका ध्यान नहीं लगता है। जो लिखते हैं वो दिखना चाहिए लिखते हुए। और कोई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा इंटरैक्टिव सेशन के थ्रू नहीं होगा सर ये। अगर ऐसे पीठ दिखाते हुए हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो हमारा बच्चों के साथ में कुछ भी इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से हम जो लिख रहे हैं वो भी बच्चों के पास नहीं पहुंच पाएगा। 90% बच्चे एक्यूरेट। मस्ती करना शुरू कर देंगे।
ये 100% एक्यूरेट है। जब भी बच्चों की तरफ पूरी बैक करके हम अगर लिखते हैं, अरे 2 मिनट के लिए हम थोड़ा क्लास के बाहर भी गए ना तो भी बच्चे मस्ती करते हैं, आपस में यस बातें सर। करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्लास में करेंगे। तो हमारा आई कांटेक्ट, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहे हैं तो भी हमारा आई कांटेक्ट बच्चों की तरफ ही होना चाहिए, तब वो फोकस करते हैं और लिखते भी है, सुनते भी है। बच्चों को ये लगता है कि सर मैडम देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो इस तरह से आपको के ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं है। उसके बाद सेकंड इमेज है, इसमें टीचर है, डिक्टेट कर रही है शायद, और इनका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट देखो और हैंडराइटिंग देखो और स्टैंडिंग पोजीशन देखो, ये ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। यस सर, ये बराबर है। क्यों क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? सर ये टीचर जो मतलब उनका जो आई कांटेक्ट है वो पूरी तरह से छात्रों के ऊपर है। बराबर। हाँ, तो पूरी तरह से और छात्र हैंडराइटिंग? टीचर को बोल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं पूरी तरह से, हम्म। तो और इधर उधर। हैंडराइटिंग के बारे में क्या है आपका? हैंडराइटिंग सर ये उल्टा खड़ी है शायद। नहीं, वो लेफ्टी होंगी तो लेफ्ट में वो, हाँ हाँ ये होंगी ये बराबर राइट है। होंगी तो राइट होंगी। हाँ, वो नहीं। सर हैंडराइटिंग उनका हैंडराइटिंग के बराबर है, क्योंकि बोर्ड पर जब हम लोग लिखते हैं तब उतनी बड़ी मात्रा में ही हमें लिखना चाहिए ताकि लास्ट बेंच पर बैठने वाला बच्चा भी उसे क्लियरली पढ़ पाए। तो यहाँ पे इन्होंने जो हैंडराइटिंग लिखा किया हुआ है वो हमें लगता है कि ये प्रॉपर है। अच्छा, और फॉन्ट फॉन्ट साइज कर्सिव में होना चाहिए कि सिंपल ये होना चाहिए? सर इट डिपेंड्स। सिंपल ही चाहिए सर, मैटर सिंपल नहीं ही करता है, चाहिए। बच्चों तक पहुंचना चाहिए बराबर। जो 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 भी वो बताया ना टेबल फेयर। किसने, तो ये डिपेंड है बच्चों के ऊपर। तो ये आंसर एक्यूरेट है कि अगर आपके बच्चे पूरी कर्सिव राइटिंग जानते हैं तो आप कर्सिव में लिखो, अगर वो जानते हैं तो, समझते हैं तो। अगर बच्चे जानते ही नहीं तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। हाँ, स्टूडेंट कैपेबिलिटी। और फॉन्ट साइज भी हमारा इतना होना चाहिए कि लास्ट वाला जो बेंचर्स है उसको भी पूरा क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद लेजिबिलिटी, जो क्लीनलीनेस एंड नीट एंड क्लियर होना चाहिए। हैंडराइटिंग का जो फॉन्ट है, अट्रैक्टिव बोलते हैं उसको, एकदम सुंदर होना चाहिए, सुंदर हस्ताक्षर उस टाइप के होना चाहिए कि ताकि बच्चों को क्या लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये एक इमेज है, ये जो स्वर लिख रहे हैं और इनकी पोजीशन जो है वो ठीक है क्या? सर पोजीशन ठीक है पर जो राइटिंग है वो बहुत छोटी लग रही है। और एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट। जो पोजीशन उनकी है एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो बच्चों की तरफ देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। लेकिन जो हैंडराइटिंग है उनकी, तो वो हैंडराइटिंग एकदम फॉन्ट जो एकदम छोटा है, बच्चों को दिख नहीं पाता है और लेजिबल नहीं है। लेजिबल मीन्स वो दिख नहीं रहा है, यानी क्लियरली दिख नहीं रहा कि सर ने क्या क्या लिखा। पूरी कॉम्प्लिकेटेड है, एक के साथ एक घुसी हुई है और वो क्लियर नहीं है। तो हमारी हैंडराइटिंग ऐसी होना कि पूरे के पूरे बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, अभी ब्लैक बोर्ड में ये कौन कौन से पॉइंट है ये देखो इसमें दिया है। पहला है लेजिबिलिटी, आपके हस्ताक्षर सुंदर होना चाहिए। साइज एंड अलाइनमेंट, आपका फॉन्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि सभी बच्चों को दिखे। हाईलाइटिंग, जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उसको हाईलाइट भी करना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते वक्त भी बोलते हैं बच्चों ध्यान में रखो ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन भी करते हैं, तो उसको हाईलाइट करना पड़ता है। यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस में अगर रेक्टेंगल में हमारा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है तो सबसे पहले हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेफ्ट वाला पार्ट पहले फिल करना है, राइट वाला पार्ट सेकंड में फिल करना है। ऐसा क्यों? यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे अगर लिख रहे हैं तो उसके 2 पार्ट में डिवाइड करो। लेफ्ट वाले में पहले लिखो, राइट वाले में बाद में लिखो। क्यों ऐसा करना है? सर क्योंकि जब हम राइट साइड में लिखेंगे तो लेफ्ट वाला पोर्शन बच्चों को दिखेगा नहीं, मतलब जब हमारी पोजीशन इधर होती है राइट। मतलब 800% और
वाला पोर्शन, जब लेफ्ट वाला पोर्शन लिखेंगे तब हम राइट पे जाएंगे, राइट वाला लिखते रहेंगे तो लेफ्ट वाला पोर्शन ओपन रहेगा, बच्चे लिख पाएंगे। और जब राइट वाला बच्चे लिखेंगे तो लेफ्ट वाला इरेज करके हम फिर से कुछ लिखना है तो कुछ लिख सकेंगे। इसलिए 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके लिखना है। उसके बाद है करेक्टनेस। अगर ग्रामेटिकल करेक्टनेस आप में नहीं है तो पूरे बच्चों का फ्यूचर हम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का हमारे ऊपर पूरा 100% भरोसा होता है। अगर हम ब्लैक बोर्ड पे गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो वो भी गलत लिखेंगे, बच्चों को गलत पढ़ाएंगे तो वो भी गलत ही पढ़ाएंगे, क्योंकि माँ बाप को जाके बताएंगे हमारे टीचर ने ऐसा ऐसा बताया है, आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए हमें पूरा कॉन्शियस होके प्रिकॉशन लेके ग्रामेटिकली करेक्ट ही ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। इसके लिए लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। लेसन प्लान जब तैयार करते हैं तो हम लिखते हैं, तो तब जब हम लिखते हैं तब समझ में आता है कि ये स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम है तो तभी के तभी हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द टीचर जो बताया आपको, कॉन्टेक्ट विद द पीपल्स ये भी हो गया। इट्स यूज टू शिफ्ट फोकस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बोर्ड पे सभी चीजें लिखना है क्या हमको, जितना भी कंटेंट है पूरा का पूरा कंटेंट क्या? नहीं नहीं No. सर, सिर्फ मेन कीवर्ड्स पॉइंट नहीं, पॉइंट लिखना चाहिए। तो जब हम टीचिंग करते हैं तो इम्पोर्टेंट वर्ड, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट कुछ तो भी आता है, और जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चों का फोकस भी चेंज होता है। हाँ, तो बच्चों का अटेंशन भी अपन ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के थ्रू। इसमें ग्रैब अटेंशन और क्लियरनेस, इन इतनी सभी चीजें ब्लैक बोर्ड राइटिंग में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला स्किल है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। अभी ये क्या होता है? अचीविंग क्लोजर का मतलब ये होता है जितना भी टाइम आपने पाठ अभी तक पढ़ाया है तो उसमें से बच्चों को कितना समझ में आया। ये कब समझ में आएगा हमें? क्लास खत्म होने के बाद जब बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं हमारे कंटेंट पे, तो अगर वो पूरे के पूरे आंसर देते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, कॉन्फिडेंट है, वो बोल रहे कि मैडम मैं बताता हूँ, सर मैं बताता हूँ, और खुश है, तो समझ जाओ कि आपका क्लोजर एकदम सक्सेसफुली अचीव हुआ है। आपने जो कंटेंट लिया, आपने जो टॉपिक लिया, वो बच्चों को समझ में आया है। अगर लास्ट में भी आप पूछते हो बच्चों को कि बताओ इसका आंसर क्या है, और बच्चे के हैंड्स अगर नीचे ही है, तो आप समझ जाओ कि उनको कुछ समझा नहीं है, आपने सक्सेस प्राप्त किया नहीं। इसको बोलते हैं अचीविंग क्लोजर। तो अचीविंग क्लोजर के लिए क्या करना पड़ता है? रिकैपिचुलेशन। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका पूरा एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ता है, पूरा का पूरा, तब जाके बच्चों को समझ में आता है। उसके बाद है क्लोजिंग अ टॉपिक सिस्टमेटिकली एंड क्लियरली। अगर हम लास्ट में पूरे के पूरा सार जो बोलते हैं वो कंटिन्यू फिर से 5 मिनट में उसको समाप्त करना पड़ता है, ताकि बच्चों को वो बात समझ में आए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के चेहरे के ऊपर स्माइल और उनके हैंड रेंज और कॉन्फिडेंस। इतना अगर है तो आप समझ जाओ कि आपके स्टूडेंट को सब समझ गया है। उसके बाद इनफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का भी एक तरीका होता है, उसकी भी एक सिस्टम होती है। बच्चों को असाइनमेंट उतना ही दो जितना वो कंप्लीट कर सके। ओवरडोज अगर दिए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से कम होता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते। कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो क्लास में आते ही नहीं, क्लास में नहीं आएंगे तो उनका फिर से नुकसान होता है। इसलिए असाइनमेंट उनकी लेवल का ही दो, थोड़ा सा ही दो, और अपने कंटेंट के ऊपर दो, ठीक है। उसके बाद है विदाउट ओवरबर्डनिंग देम, जो भी बताया मैंने। तो इतने सारे 9 स्किल हमने अभी देखे हैं। एक बार इसको पूरे स्किल को रिकॉल करते, सिर्फ स्किल के नाम बता दो आप कोई तो भी। 9 स्किल कौन कौन से, 9 स्किल कौन कौन से लिए अपन ने? पहला है द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, दूसरा स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चन, स्किल ऑफ स्टिमुलस क्वेश्चन, पांचवा स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, छठवा स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, सेवंथ द स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, आठवां द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, एंड नौवां द स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। चलो गुड। अभी हर सेशन में मुझे सब पार्टिसिपेंट पूछते हैं कि सर इतना तो सब हो गया है, लेकिन ये लिखना कैसे है, प्लान, माइक्रो टीचिंग का प्लान कैसे तैयार करना है, वो तो आपने बताया नहीं। तो इसके बाद है माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं, इसको देखेंगे हम। ठीक है, स्क्रीन पे आया क्या?
हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चनिंग स्किल है टाइटल में, उसके बाद सब्जेक्ट ज्योग्राफी दिया है, क्लास 8 है, टाइम है 5 मिनट का। अभी एक क्वेश्चनिंग स्किल के ऊपर मैंने ये लेसन प्लान तैयार किया है, तो इसका मतलब आप सभी क्वेश्चनिंग स्किल पे तैयार करो ऐसा आवश्यक नहीं है। जितने भी 9 स्किल है उसमें से कोई भी एक स्किल लेके आप क्वेश्चन का लेसन प्लान तैयार कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चनिंग स्किल लिखा है उसमें आप कोई भी एक स्किल लो और इसके 2 पार्ट करो आपके कॉपी के। एक इसमें रहेगा टीचर्स एक्टिविटी, एक इसमें रहेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अब इस टीचर्स एक्टिविटी में आपको लिखना है कि टीचर जो भी करता है वो पूरा टीचर्स की एक्टिविटी में लिखना है, और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में स्टूडेंट्स की एक्टिविटी जो भी है वो इस साइड में लिखना है आपको। अब देखो ये ज्योग्राफी का लेसन है 5 मिनट का क्वेश्चनिंग स्किल के ऊपर। टीचर ने क्या क्या बताया, चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वेरियस मैप्स इन ज्योग्राफी, टुडे आई हैव ब्रॉट हियर अ मैप, एंड टीचर ने मैप लाया है। अभी यहाँ पे मैंने मैप आपको दिखाया नहीं, लेकिन अगर लाइव अगर क्लास होता तो मैप आपको दिखाया होता। टीचर ने क्या किया है, एक मैप लाया है, यू विल गेट वन कॉपी ऑफ इट, यानी सबको वो बांट दिया उन्होंने। ऑब्जर्व केयरफुली एंड देन आंसर माय क्वेश्चन। बच्चों को बताया कि पहले ऑब्जर्व करो उसके बाद क्वेश्चन के आंसर दो। उसके बाद टीचर ने बताया, बोला आर यू रेडी, तो स्टूडेंट ने इधर क्या बताया, यस सर। तो आपको क्या करना है, जब टीचर कोई पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं तो लेफ्ट में टीचर की एक्टिविटी के सामने में उसका आंसर आपको लिखना है। आर यू रेडी अगर कहा तो उसके एकदम राइट में आएगा यस सर, नो सर, जो भी उनका आंसर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, विच कंट्री इज शोन इन द मैप। मैप देख के आपको बताना है कि विच कंट्री इज शोन इन द मैप, तो स्टूडेंट का आंसर है जापान। उसके बाद है यस, व्हाट डज द ब्लू कलर ऑन द मैप इंडिकेट, तो स्टूडेंट ने आंसर दिया वाटर। उसके बाद करेक्ट, नाउ ऑब्जर्व द शेप ऑफ जापान, व्हाट कैन यू से अबाउट द शेप। अभी जो शेप दिया है उनके बारे में उनको बताया, इट इज लॉन्ग एंड थिन। तो इस टाइप के आपको कंटिन्यू टीचर स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो भी है, अगर ब्लैक बोर्ड है, कोई डिवाइस है, कोई आप पूछ रहे वो बता रहे, वो स्टोरी भी है तो वो भी आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखना है। जो भी अगर स्टोरी से आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसे लास्ट तक आपको क्वेश्चन पूछना है ये क्वेश्चन का। और सभी बच्चों का आंसर सेम आना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड आंसर है जो इधर लिखना होता है। तो इस टाइप का आपको पूरा लेसन प्लान तैयार करना है माइक्रो टीचिंग का। इसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा राइट, वेयर इज द सी ऑफ जापान लोकेटेड। इसका आंसर दिया है, सी ऑफ जापान लोकेटेड एट द वेस्ट साइड ऑफ जापान। यस, दिस इज द कैपिटल ऑफ जापान। इसके बाद है टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। तो इस टाइप का आपको टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लेसन प्लान तैयार करना है। सेंटर में लिखना है स्किल का नाम, क्लास लिखना है, जो भी क्लास लो, 10th की लो, 12th की लो, आपके बीएससी बीकॉम एमबीए बीबीए जो भी होगा, एमएसडब्ल्यू होगा, एमएसडब्ल्यू लो, बीएसडब्ल्यू लो। टाइम सिर्फ आपको 5 मिनट का ही लेना है क्योंकि माइक्रो टीचिंग का है। और कंटेंट भी आपको यहाँ पे जो लेंगे वो 5 मिनट का लेंगे, 5 मिनट में जितना हो सके उतना। लेसन प्लान समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर अगर मैं इंट्रोडक्शन का स्किल करूंगी तो वहाँ पे मतलब डायरेक्टली मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेटिंग क्वेश्चंस करके लास्ट में मतलब उन लोगों को बोलूंगी कि ये आज चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हाँ वो भी रहेगा। लास्ट वाले आंसर नहीं सुनो, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका टाइटल रहना चाहिए। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका टॉपिक रहना चाहिए। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट भी बोलना होता है, तो आज हम यह पाठ पढ़ने वाले हैं, ये स्टेटमेंट आपको बोलना बोलता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ। ओके सर, थैंक यू। ये तो हो गया माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान। आप कोई भी
स्किल लेके आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हो। इसके बाद है इसका ऑब्जर्वेशन चार्ट। ऑब्जर्वेशन चार्ट को रेटिंग स्केल बोलते हैं। जब भी हमने अगर ये पार्ट लिया तो हमारा कैसा हुआ कि क्या हुआ उसको देखने के लिए हाँ, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। ये क्वेश्चनिंग स्किल का ऑब्जर्वेशन चार्ट है। इसको रेटिंग स्किल भी हम बोल सकते हैं। देखो, निरीक्षण प्रपत्र, क्वेश्चनिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन चार्ट, ये पाठ्यांश यानी टॉपिक, ये डेट हो गई, इसमें नाम, इसमें सब्जेक्ट, इसमें क्लास, हाँ, इसमें है टीचिंग, ये पहला हुआ, ये रीटीचिंग। अब ये टीचिंग और रीटीचिंग में क्या है फर्क, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई बताएगा? टीच और रीटीच में क्या? सर टीचिंग में हाँ, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है तो रिपीट करना पड़ेगा। बराबर है। अगर ये टीचिंग हुआ पहली बार, जब हमने पहले बार टीचिंग किया था तो ये हो गया। पुनर्अध्यापन, रीटीच, ये सेकंड टाइम में जो लिए थे उसका है, लेकिन उसकी रेटिंग स्केल ये यही पर रहेंगी, एक ही चार्ट में, क्योंकि पहले जब लिया था क्लास तो तब इनका परफॉर्मेंस कैसा था और अभी सेकंड टाइम जब लिया तो इनका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी क्वेश्चनिंग स्किल के जो कंटेंट है वो इसमें देखो, सबसे पहला कंटेंट है स्ट्रक्चर रिलेवेंट टू द टॉपिक, यानी जो आपने क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन आपके टॉपिक से कितने रिलेटेड है। तो इसमें 1 2 3 4 5 दिया है, इसमें भी 1 2 3 4 5 दिया है। अभी ये 1 2 3 4 5 जो है वो रेटिंग स्केल है। अगर एक नंबर को मान लेते अपन एक्सीलेंट, 2 नंबर को मान लेते अपन गुड, 3 को मान लेते सेटिस्फैक्टरी, 4 को मान लेते हैं एवरेज और 5 को मान लेते पुअर। ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर जो है आपके क्लास में जो बैठे रहेंगे, उन्होंने अगर एक नंबर पे टिक किया तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर और रिलेवेंट टू टॉपिक का क्वेश्चन थे वो आपके बहुत ही अच्छे थे। एक नंबर पे अगर टिक किए तो, 2 नंबर पे टिक किए तो अच्छे थे, गुड थे, 3 नंबर पे किए तो सेटिस्फैक्टरी थे, 4 नंबर पे किए तो एवरेज थे और 5 नंबर पे किए तो पुअर थे। अगर आपको एक्सीलेंट ही करना है अगर इसमें, और किसी ने पहले टीचिंग में अगर सेकंड पे टिक किया तो इसका मतलब आपको सेकंड टाइम जब रीटीच करना है तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत लेना पड़ेगा। और पूरे के पूरे पुअर में ही है, 5-5 नंबर पे अगर टिक मार्क आए तो इसका मतलब आपको फिर से नए से शुरुआत करनी है। ठीक है, ये है रेटिंग स्केल। इसके बाद निसंदिग्ध शब्द योजना, क्लियर। अब क्लियर क्वेश्चन के आंसर अगर क्लियर है तो इसमें आपको टिक मार्क करना है। लिमिटेड स्कोप, अगर आपको बच्चों को आपने स्कोप ही नहीं दिया, क्वेश्चन पूछा और पूछने के तुरंत बाद अगर आंसर मांगे तो वो होता है लिमिटेड स्कोप। उसके बाद ग्रामेटिकल करेक्टनेस, अगर ब्लैक बोर्ड पे या क्वेश्चन पूछते वक्त आपकी ग्रामेटिकल करेक्टनेस नहीं है तो उसमें भी टिक मार्क करना है। लिंक, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो 1 बाय 1 टॉपिक के अनुसार लिंक होना आवश्यक है, यानी कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछ सकते आप। पहले नाम पूछो, फिर गांव पूछो, फिर क्लास पूछो, कॉलेज का नाम पूछो, फिर कौन से क्लास में हो, क्या पढ़ते हो, सब्जेक्ट कौन है, टीचर कौन है, फिर उसके अंदर तक जा सकते हो आप। अरे उसका अगर सीक्वेंस रही तो लिंक रहे तो एक में के उसको अच्छा होता है। उसके बाद निम्न मध्यम, इंक्लूजन ऑफ लो मिडल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आप क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से, यानी कौन सा क्वेश्चन कब पूछना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपने कौन से क्वेश्चन कब पूछे, अगर गलत तरीके से पूछे, एक्यूरेट पूछे, इसका भी यहाँ पे रेटिंग स्केल में टिक मार्क करना है। उसके बाद आस्किंग क्वेश्चन, गेटिंग अटेंशन बिफोर आस्किंग, जब हम बच्चों को पूछते हैं लक्ष द्या इकडे मी तुम्हाला आता प्रश्न विचारणार आहे, सगळ्यांनी लक्ष द्या, जेव्हा आपण असं बोलतो तब बच्चों ने पूरा अटेंशन देना पड़ता है। अगर ये एक्टिविटी आपने की है तो आपको उसमें रेटिंग स्किल में ये दे जाएंगे। उसके बाद क्लियर प्रोनाउंसिएशन, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा क्वेश्चन का प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, तो कितना है वो इसमें आपको दिया जाएगा मार्क्स।
उसके बाद इंट्रोगेटिव टोन, क्वेश्चन का टोनिंग जो है वो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। उसके बाद है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमारा कंटेंट होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक पूरा कवर करने के लिए पूरे टॉपिक पे क्वेश्चन आना चाहिए, पूरे टॉपिक पे क्वेश्चन आना चाहिए, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन आपको पूछना है। उसके बाद टाइम गिवन टू आंसर, यानी क्वेश्चन पूछते बराबर इमीडिएटली आंसर बच्चों से मंगना नहीं, उनको टाइम दो, सोचने के लिए टाइम दो, और 2 मिनट के बाद फिर बताओ कि किसी स्पेसिफिक बच्चों को हम बोल सकते हैं कि तू सांग बोलो, इस पद्धति से। उसके बाद है री इन्फोर्समेंट, आपने बच्चों को क्वेश्चन पूछा और उसको शाबाश नहीं बोला, वाव नहीं बोला या गुड नहीं बोला, तो फिर उसके भी मार्क्स आपके कम होंगे। यानी हर क्वेश्चन अगर बच्चा अच्छा देता है या एक्यूरेट है तो उसको प्रबलन करना, उसको री इन्फोर्समेंट करना आपका काम होता है। वो आपने कितनी बार किया है उसके ऊपर भी ये रेटिंग स्केल में आपको टिक मार्क दिए जाएंगे। फिर रेटिंग स्केल का चार्ट पूरा क्लास खत्म होने के बाद आपको दिखाएंगे। आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ तैयारी करनी है, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और फिर से आपका री टीचिंग होगा। री टीचिंग के बाद फिर दूसरा वाला स्किल पे आप ले सकते हो। इस तरह से आपको पूरा लेसन प्लान करना है। यहाँ पे हम रुकते हैं। पूरे सेशन में अगर कोई क्वेरी होंगी या कोई डिफिकल्टी होंगी या कुछ पूछना होगा तो मुझे पूछ सकते हो आप। फ्रेंड्स, आपको आज एक माइक्रो टीचिंग का छोटा वाला लेसन प्लान बनाना है होमवर्क करके। तो आपको कुछ डाउट होगा, सर से कुछ पूछना होगा। आज सर, ये थोड़ा आप कॉपी शेयर करेंगे क्या माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान की? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मैं एक सैंपल करके सर अपना एक माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान शेयर करेंगे। आप कोई भी स्किल लेके एक छोटा सा टॉपिक उसके ऊपर आज का जो होमवर्क है, कल का तो एक बड़ा वाला लेसन प्लान वो अलग है जिसके ऊपर 10 मार्क है, बट आज का जो होमवर्क है जिसके ऊपर आपको एक छोटा लेसन प्लान क्रिएट करना है। तो आपको सबको समझा होगा तो अच्छी बात है। कुछ क्वेरी होगी तो अभी क्लियर कर लीजिए सर से पूछ के। आपको कैसे लगा सेशन? लेसन प्लान मैडम टाइप करके सेंड करना है बहुत क्या? अच्छा था मैडम। आपको समझ सेशन में आया? बढ़िया जिनका मैम। बीएड नहीं है सर उन लोगों को समझ में आया है सबको? यस जी मैम, जी वेरी मैडम। यूजफुल यस सेशन। मैडम मैम, टाइप यस करके मैम। भेजना है लेसन प्लान। यस मैडम, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन मैडम। मैम ये लेसन प्लान टाइप करके भेजना है या हैंड राइटिंग में? दोनों भी चलेगा, आपको जैसे सूटेबल होगा वैसा करिए। अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो टाइप करके भेजिए, या तो फिर हैंड रिटन बनाया तो भी चलेगा। हैंड राइटिंग से। जी प्लीज सेंड द मैम एग्जांपल टॉपिक मैम। कोई भी ले सकते ओके हैं, मैम। हाँ हाँ, अपने चॉइस से आप टॉपिक अपना कोई भी ले टॉपिक सकते हैं। लिखिए। कोई भी स्किल लीजिए जो सर ने पढ़ाई है उसमें से। और सिर्फ बनाते समय कुछ दिक्कत आती है तो मैं सर का नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, या तो फिर सर कल फिर से अपने साथ आएंगे तो कल भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है? ओके मैम। यस। तो आज के दिन हम यहाँ पे रुकते हैं, पहला सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर राम बुटके सर फॉर टुडेज सेशन। आपने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सभी को समझाया है, और सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी आपके साथ अच्छे से इंटरैक्ट किया, उनके क्वेरीज पूछे, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे उसके अच्छे से आंसर भी दिए हैं। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड सी यू टुमारो सर एट 11 o'clock. थँक्यू मॅडम, थँक्यू। येस सर, मी तुमचा Thank you, sir. नंबर शेअर करते, जर कोणाला काही क्वेरी असेल तर ते तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू चालेल शकतात. मॅडम, ओके सर, चालेल चालेल चालेल। थँक्यू सर. ओके ओके मॅडम, ओके। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा मुझे आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। आज की मैंने लिंक भेजी है रिपोर्ट सबमिशन की, आप लोगों ने देखी है? उसको ओपन करके थोड़ा सा देखिए। आज की जो मैंने रिपोर्ट सबमिशन की लिंक भेजी है उसको ओपन करिए।